नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यजीत राय द्वारा रचित कहानी रतन बाबू और वह आदमी। यह कहानी सत्यजीत राय की बहुत ही मशहूर कहानियों में से एक है। सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा के जाने माने व्यक्तित्व हैं और सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक सफल फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक होने के साथ साथ वे एक साहित्यिक लेखक भी हैं। तो उनकी मशहूर रचना रतन बाबू और वह आदमी। ट्रेन से उतरने के बाद रतन बाबू ने जब अपने इर्द गिर्द निगाह डाली तो उनका मन खुशियों से भर उठा। जगह तो अच्छी लगती है। स्टेशन के पीछे का सखुए का पेड़ अपना मस्तक उठाए खड़ा है और उसकी डाल में एक लाल रंग की पतंग अटकी पड़ी है। लोगों में व्यस्तता का भाव नहीं है। हवा में एक तरह की सीधी गंध है। कुल मिलाकर यहाँ का परिवेश अत्यंत मनोरम है। उनके साथ था एक छोटा सा बिस्तर और चमड़े का एक सूटकेस। कुली की कोई जरूरत नहीं है। रतन बाबू ने उन चीजों को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और गेट की तरफ बढ़ गए। बाहर रिक्शा मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। धारीदार हाफ पैंट पहने हुए छोकरा जैसे रिक्शे वाले ने पूछा, कहाँ जाइएगा बाबू? रतन बाबू ने कहा, न्यू महामाया होटल। कहाँ है जानते हो? छोकरे ने सिर हिला हिलाकर हामी भरी और कहा, बैठिए। घूमना फिरना एक तरह से रतन बाबू का झक्कीपन ही कहा जाएगा। मौका मिलते ही वे कलकत्ते के बाहर कई भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते। यह नहीं कि उन्हें वे हमेशा सुयोग मिल जाता है, क्योंकि वे नौकरी करते हैं। कलकत्ते के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफिस में वे किरानी का काम करते हैं। 24 साल से वे इसी नौकरी पर हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाने का मौका साल में एक बार ही मिलता है। पूजा की छुट्टी के साथ ही साल भर में मिलने वाली छुट्टी लेकर वे हर साल कहीं ना कहीं सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। सैर सपाटे के मामले में वे किसी को अपने साथ नहीं लेते। लेने की इच्छा भी उनके मन में नहीं जगती। यह नहीं कि शुरू से साथी का अभाव उन्हें खलता नहीं था। एक बार बगल की मेज के केशव बाबू से उनकी इस संबंध में बातचीत हुई थी, महालय के कई दिन पहले। रतन बाबू तब कुल मिलाकर छुट्टी की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा था, आप भी तो साहब अकेला आदमी हैं, चलिए ना इस बार पूजा की छुट्टियों में कहीं घूम फिर आए। केशव बाबू ने अपनी कलम कान में खोसकर अपने हाथों को जोड़ते हुए उनकी ओर देखा था और सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा था, आपकी पसंद और मेरी पसंद क्या एक हो पाएगी बाबू? आप ऐसी ऐसी अजीब जगहों में जाइएगा जिनका हमें नाम भी मालूम नहीं। वहां ना तो कोई दर्शनीय स्थान होगा और ना ही खाने पीने की कोई सुविधा। क्षमा करें, मैं हरिना भी अपने साड़ू के यहाँ जा रहा हूँ। धीरे धीरे रतन बाबू को समझ में यह बात आ गई कि मन के लायक दोस्त मिलना मुश्किल है। उनकी पसंदगी नापसंदगी दूसरों की पसंदगी नापसंदगी से बिल्कुल नहीं मिलती है, इसलिए मित्र बनाने की उम्मीद तो छोड़ ही देनी चाहिए। रतन बाबू के स्वभाव और चरित्र में सचमुच ही एक नयापन था। उदाहरण के तौर पर वायु परिवर्तन के लिए जाने की बात लें। केशव बाबू ने गलत बात नहीं कही थी। लोग आमतौर से जलवायु परिवर्तन के ख्याल से जहां जाते हैं, रतन बाबू की निगाह उस तरफ जाती ही नहीं। वे कहते, अरे साहब, यह तो बात हर किसी को मालूम है कि पुरी के पास समुद्र है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, दार्जिलिंग में कंचनजंगा है, हजारीबाग में पहाड़ जंगल, रांची के पास हुंड्र फॉल्स है। और लोगों के मुंह से एक ही चीज का बार बार वर्णन सुनने का मतलब हुआ उसे देख लिया। रतन बाबू को जिस जगह की तलाश रहती है वह है रेलवे स्टेशन का कोई एक छोटा सा शहर, बस इतना ही। हर साल छुट्टी के पहले टाइम टेबल खोलकर वे एक ऐसी जगह के नाम की तलाश करते जो ज्यादा दूर न हो, और फिर वे दुर्गा का नाम लेकर घर से निकल पड़ते हैं। कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, यह सब उनसे कोई नहीं पूछता और वे भी किसी को नहीं बताते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। वे ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिसका नाम तक उन्होंने पहले सुना नहीं होगा, और वे जहां भी गए हैं वहां उन्हें ऐसी चीज जरूर मिल गई है जिसके कारण उनका मन खुशियों से परिपूर्ण हो उठा है। और लोगों की नजरों में ये सब चीजें हो सकती हैं बिल्कुल मामूली हो, जैसे रात भात खावा का एक बूढ़ा पीपल जो एक बेर
और नारियल के पेड़ों से लिपटकर खड़ा है। महेशगंज की एक नील कोठी का खंडर, मत्ता की एक मिठाई की दुकान की दाल की बर्फी। अब तो रतन बाबू जहां आए हैं उस स्थान का नाम है सिनी। यह कस्बा टाटानगर से 15 मील दूरी पर है। इतना जरूर है कि इस स्थान को उन्होंने टाइम टेबल से खोजकर नहीं निकाला है। ऑफिस के अनुकूल मित्र से इस जगह के बारे में बताया था। न्यू महामाया होटल का नाम भी उन्हीं से सुना था। रतन बाबू को होटल अच्छा ही लगा। कमरा छोटा है, मगर उससे क्या, पूरब और दक्षिण दोनों तरफ खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों से बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। पंचा नौकर, जो नौकर है वह सीधा साधा है। चाहे जाड़ा हो या गर्मी, रतन बाबू दोनों वक्त गर्म पानी से स्नान करते हैं। पंचा ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसके लिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। होटल की रसोई मोटे तौर पर ठीक है और रतन बाबू भी यही पसंद करते हैं, क्योंकि खाने पीने के बारे में उन्हें कोई परहेज नहीं है। बस उनकी तरफ से एक ही मांग है, भात और रोटी। ये दो चीजें एक साथ ना हो तो वे खाना खा नहीं सकते। मछली के शोरबे के साथ भात और दाल सब्जी के साथ रोटी, यही उनका खाना खाने का तरीका है। होटल आते ही उन्होंने यह बात पंचा को बता दी और पंचा ने इस सूचना को मैनेजर को दे दिया। नई जगह आने पर पहले ही दिन जब तक वे तीसरे पहर चहलकदमी नहीं कराते, उन्हें शांति नहीं मिलती। सीनी आने पर भी इस नियम में कोई हेर फेर नहीं आया। 4 बजे पंचा के द्वारा लाई गई चाय पीकर रतन बाबू घूमने फिरने निकल गए। कस्बे से बाहर निकलते ही खुला हुआ असमतल प्रांतर मिलता है। उसी के बीच में पगडंडियां निकलकर चली गईं। रतन बाबू एक पगडंडी पकड़कर जब 1-1.5 मील निकल गए तो उन्होंने एक बहुत ही मनोरम वस्तु ढूंढ निकाली। एक छोटा सा डबरा, उसमें कुछ कुमुद के फूल खिले हैं और उनके चारों तरफ बेहिसाब पक्षियों का झमकट लगा। बगुला, डाहुक, चाहा, कोड़िला, इन पक्षियों को रतन बाबू पहचानते हैं और बाकी पक्षियों को उन्होंने यहाँ पहली बार देखा। हर रोज तीसरे पहर इसी डबरे के किनारे बैठकर रतन बाबू छुट्टी के बाकी दिन गुजार दे सकते हैं। मगर दूसरे दिन किसी दूसरी वस्तु की खोज में उन्होंने एक नई पगडंडी पकड़कर चलना शुरू कर दिया। 1 मील चलने के बाद रास्ते में बकरियों का एक झुंड मिला। उन्हें अपनी चहलकदमी कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। जब रास्ता खाली हो गया तो वे आगे बढ़े और 5-1 मिनटों के बाद उनकी निगाह लकड़ी के एक पुल पर गई और कुछ दूर जाने पर उन्हें पता चला यह एक ओवरब्रिज है। उसके नीचे से रेल लाइन चली गई है। पूर्व तरफ थोड़े फासले पर स्टेशन भी दिख रहा था और पश्चिम तरफ आंखें जितनी दूर जाती हैं रेल की पटरियां बिछी हुई दिखाई देती हैं। अचानक कभी कोई ट्रेन आकर पुल के नीचे से निकल जाए तो कितनी अजीब बात होगी। इस पर सोचते ही रतन बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। रतन बाबू चूंकि एक टक रेलगाड़ी की पटरियों की ओर देख रहे थे, इसलिए कब एक दूसरा आदमी उनकी बगल में आकर खड़ा हो गया इसका पता उन्हें नहीं चला। जब उन्होंने बगल की ओर निगाह फेरी तो वो चौंक उठे। ये क्या? वह आदमी धोती और कमीज पहने था। कंधे पर सुंगनी के रंग की एक चादर थी, पांव में कैनवस के जूते, आंखों पर बाईफोकल चश्मा। रतन बाबू के मन में एक खटका पैदा हुआ। इस आदमी को क्या वे इससे पहले भी देख चुके हैं? जाना पहचाना जैसा क्या नहीं लगता? मझरा कद है, देह का रंग भी गोरे काले के बीच का है, आंखों में उदासी और भावुकता की छाया है। कितनी उम्र होगी? 50 से ज्यादा नहीं। बाल बहुत कम पके हैं, कम से कम शाम की रोशनी में तो ऐसा ही लगता है। अजनबी ने एक ठंडी हंसी हंसकर रतन बाबू को नमस्कार किया। रतन बाबू जब हाथ जोड़कर प्रति नमस्कार करने लगे तो अचानक उनकी समझ में यह बात आ गई कि यह खटका आखिर उन्हें क्यों लगा था। यह आदमी जो जाना पहचाना जैसा लगता है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इस ढांचे के चेहरे को रतन बाबू बहुत बार देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं जानते हैं आप? देख चुके हैं अपने आईने में। भले आदमी के चेहरे में से उनका चेहरा हूबहू मिलता जुलता है। चेहरे का चौकोर भाव, बालों की मांग, मूंछों की शक्ल, ठुड्डी के बीच का गड्ढा, कान के ऊपर का हिस्सा, ये सब लगभग एक जैसे। हाँ, अजनबी के शरीर का रंग कुछ ज्यादा कालापन लिए हुए है, भौहें ज्यादा घनी है और सिर के पिछले हिस्से के बाल बहुत अधिक लंबे हैं। इसके बाद अजनबी के गले का स्वर सुनकर तो रतन बाबू और भी अधिक चौंक पड़े।
एक बार मोहल्ले के सुशांत नामक एक लड़के ने उनके गले की आवाज टेप रिकॉर्डर में भरकर उन्हें सुनाई थी। उस आवाज और इस आदमी के गले की आवाज में कोई अंतर नहीं था। अजनबी ने कहा, मेरा नाम है मनीलाल मजूमदार, आप न्यू महामाया होटल में ठहरे हुए हैं ना? रतनलाल, मणिलाल, नाम में भी समानता। रतन बाबू ने आश्चर्य के भाव को किसी तरह अलग हटाकर अपना परिचय दिया। अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मगर मैं इससे पहले भी आपको देख चुका हूं। कहाँ? आप पिछली पूजा की छुट्टी में धुलियान नहीं गए थे? रतन बाबू ने हैरत में आकर कहा, आप भी वहां गए थे? जी हाँ, मैं हर बार पूजा की छुट्टी में कहीं ना कहीं जाता हूँ। अकेला आदमी हूँ, दोस्त मित्रों की तादाद भी ज्यादा नहीं। अकेले में नई नई जगह का सैर सपाटा करना बहुत अच्छा लगता है। सिनी के बारे में मेरे ऑफिस के एक सहकर्मी ने मुझे बताया था, बहुत ही अच्छी जगह है। कहिए, ठीक कह रहा हूं ना? रतन बाबू ने लगभग थूक निगलकर सिर हिलाते हुए हामी भरी। वे एक अजीब तरह का अविश्वास और अशांति से मिला जुला भाव महसूस करने लगे। उस तरफ का तालाब देखा है जिसके पास पहर चिड़ियों का झमघट लगा रहता है? मणिलाल बाबू ने पूछा। रतन बाबू ने हामी भरी। लगा कुछ विदेशी पक्षी भी वहां जमा हो गए हैं। कुछ ऐसे पक्षी भी देखे जिन्हें बंगाल में नहीं देखा था। आपका क्या ख्याल है? इतनी देर के बाद रतन बाबू कुछ स्वाभाविक स्थिति में आए और बोले, मेरा भी यही ख्याल है। मैं भी बहुत से पक्षियों को पहचान नहीं सका था। दूर से एक धम धम जैसी आवाज आ रही थी। ट्रेन आ रही है। पूरब की तरफ देखने पर सर्च लाइट दिख पड़ी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शक्ल लेकर आगे बढ़ रही थी। रतन बाबू और मनीलाल बाबू पुल की रेलिंग के किनारे जाकर खड़े हो गए। तेज आवाज करती पुल को कांपती ट्रेन दूसरी दिशा की ओर चली गई। दोनों आदमी पैदल चलकर पुल की दूसरी दिशा की ओर बढ़ गए। तब तक ट्रेन को देखते ही रहे जब तक कि वह आंखों से ओझल ना हो गई। रतन बाबू के मन में बच्चों के जैसा रोमांच भाव जग गया। मणिलाल बाबू ने कहा, आश्चर्य है, इतनी उम्र हो गई फिर भी रेलगाड़ी देखने का कौतूहल मन से दूर नहीं हुआ है। लौटने का वक्त रतन बाबू को पता चला कि मनी बाबू को भी सिनी आए 3 दिन ही हुए हैं और वे कालिका होटल में ठहरे हुए हैं। कलकत्ते ही में उनका पैतृक मकान है और वे वहीं के एक बिजनेस ऑफिस में काम करते हैं। आमतौर से लोग एक दूसरे से तनख्वाह के बारे में पूछताछ नहीं करते, मगर रतन बाबू का एक अदम्य इच्छा से वशीभूत होकर उससे पूछ ही बैठे और उत्तर सुनकर उनका माथा पसीने से नहा गया। ऐसा भी संभव है? मनीलाल और रतन बाबू की तनख्वाह भी एक ही है, यानी कि दोनों में प्रत्येक को 433 रुपए मिलते हैं। पूजा में दोनों को बोनस भी एक समान मिला है। यह आदमी पहले से ही रतन बाबू के बारे में सब कुछ पता लगाकर उनके साथ चालबाजी तो नहीं कर रहा? रतन बाबू को ऐसा महसूस नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या घट रहा है, इस पर कभी किसी ने माथा पच्ची नहीं की। वे अपनी रौ में जिंदगी जी रहे हैं। ऑफिस के बाहर नौकर के अलावा किसी दूसरे से बात नहीं करते, कभी किसी के घर पर जाकर अड्डेबाजी नहीं करते। मान लिया तनख्वाह के बारे में बाहरी लोगों को से भी पता चला जा सकता है, मगर रात में वे कब सोते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, किस अखबार को पढ़ते हैं और कौन सा थिएटर या बंगला सिनेमा अभी हाल में ही उन्होंने देखा है, ये सब बातें उनके अलावा किसी दूसरे को मालूम नहीं है। लेकिन यह सारी बातें भले आदमी से हूबहू मिल रही हैं। रतन बाबू यह बात मुंह खोलकर मणिलाल बाबू को कह नहीं सके। रास्ते भर वे सिर्फ मणिलाल बाबू की बातें सुनते रहे और अपने साथ उसका सादृश्य पाकर बार बार अवाक होते रहे। अपने बारे में उन्होंने कभी कुछ ना बताया। रतन बाबू का ही होटल पहले मिलता है। होटल के सामने आकर मणिलाल बाबू ने पूछा, आपके यहाँ खाना कैसा मिलता है? रतन बाबू ने कहा, मछली का शोरबा बढ़िया बनता है, बाकी सब चलने लायक। मेरे होटल में रसोई अच्छी नहीं बनती। सुना है यहाँ जगन्नाथ मिष्ठान भंडार में अच्छी खासी पूरियां और चने की दाल मिलती है। आज रात वहीं खाना खाया जाए तो कैसा रहे? रतन बाबू ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, 8 बजे चला जाए। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा, इसके बाद एक साथ चलेंगे। मणिलाल बाबू के चले जाने के बाद रतन बाबू होटल के अंदर जाने के बजाय कुछ देर तक रास्ते पर ही चहलकदमी करते रहे।
शाम गहराने लगी। आसमान साफ है, इतना साफ कि तारों के बीच से गुजरता हुआ छाया पथ साफ साफ दिख रहा है। आश्चर्य, इतने दिन तक रतन बाबू को यही दुख था कि उन्हें ऐसा कोई मित्र ना मिला जिससे उनके मन और विचारों का सादृश्य हो। लेकिन सिनी आने पर अचानक एक ऐसे आदमी से भेंट हो गई जिसे उनका ही डुप्लीकेट कहा जा सकता है। चेहरे में थोड़ी बहुत भिन्नता रहने पर भी स्वभाव और रुचि में ऐसी समानता है कि जुड़वे भाइयों में भी ऐसा मिलना मुश्किल है। इसका मतलब क्या यही है कि इतने दिनों के बाद दोस्त का अभाव दूर हो गया? रतन बाबू को इस सवाल का जवाब तत्काल नहीं मिला। मनीलाल बाबू से थोड़ा और मिलने जुलने से हो सकता है यह बात उनकी समझ में आ जाए। एक यह चीज अच्छी तरह समझ गई कि वह यह कि अकेलेपन का भाव दूर हो गया। इस दुनिया में उन्हीं के जैसा एक आदमी इतने दिनों से था और उससे अकस्मात भेंट हो गई। जगन्नाथ मिष्ठान भंडार में टेबल पर आमने सामने बैठकर खाना खाते हुए रतन बाबू ने गौर किया कि मणि बाबू भी उन्हीं की तरह छांट पोंछ कर खाना खाना पसंद करते हैं। उन्हीं की तरह खाना खाते खाते पानी पीते हैं। उन्हीं की तरह कागजी नींबू दाल में निचोड़ लेते हैं। और सब कुछ खाने के बाद रतन बाबू दही खाते हैं और मणिलाल बाबू के साथ भी यही बात है। खाना खाने के समय रतन बाबू को इसलिए अशांति का अनुभव हो रहा था कि दूसरी मेजों के आदमी उन दोनों की ओर मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। ये लोग अब इन लोगों की समता को ध्यान से देख रहे थे। यह समता क्या इतनी स्पष्ट है कि लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है? खाना खाने के बाद रतन बाबू और मनीलाल बाबू चांदनी रात में कुछ देर तक चहलकदमी करते रहे। एक सवाल रतन बाबू के दिमाग में बहुत देर से चक्कर काट रहा था। बातचीत के सिलसिले से वह बाहर निकल आया। आप क्या 50 पार कर चुके हैं? मनीलाल बाबू ने हंसकर कहा, जल्दी ही 50 की सीमा पार करने जा रहा हूँ। 11 पूस में 50 कंप्लीट हो जाएगा। रतन बाबू का दिमाग सुनते ही चकराने लगा। दोनों की जन्म तिथि भी एक ही है, 1916 ईस्वी का 11 पूस। आधे घंटे तक चहलकदमी करने के बाद वहां से विदा होने के समय मनीलाल बाबू ने हंसकर कहा, आपसे परिचय प्राप्त कर बेहद खुशी हुई। मैं किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, मगर आपके साथ कुछ और ही बात है। लगता है छुट्टी मजे में बीतेगी। और तो और दिन रतन बाबू 10 बजे के पहले ही सो जाते हैं। अपने साथ 2-4 बंगला मासिक पत्रिकाएं लेकर लेटे लेटे जब कुछ देर तक उन्होंने पन्नों को उलटते पुलटते हैं तो नींद अपने आप उनको आ जाती है। लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर बिजली का स्विच दबाकर बत्ती बुझा देते हैं और कुछ मिनटों में ही उनकी नाक बजने लगती है। मगर आज नींद उनकी आंखों में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पढ़ने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। पत्रिका को हाथ में उठाकर उसे फिर से बगल की मेज पर रख दिया। मणिलाल मजूमदार। रतन बाबू ने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, फिर भी कहीं ऐसे 2 आदमी नहीं मिल सकते हैं जिनके चेहरे हूबहू एक जैसे हो। हालांकि सभी की आंख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि की संख्या बराबर होती है। चेहरे का एक जैसा होना हो सकता है असंभव हो, लेकिन 2 व्यक्तियों के मन का एक जैसा होना संभव है। मन ही नहीं, उम्र, पेशा, गले की आवाज, चलने और बैठने की मुद्रा, आंखों के ऐनक का पावर इत्यादि और भी बहुत सी चीजें हूबहू एक जैसी। सोचने पर लगता है संभव नहीं है, परंतु संभव हो गया है और इसका प्रमाण पिछले 4 घंटों के दौरान रतन बाबू को कई बार मिल चुका है। रात 12 बजे रतन बाबू ने बिस्तर से उठकर सुराही से चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेकर अपने सिर पर डाला। उनका सिर चकराने लगा। इस हालत में नींद नहीं आएगी। भीगे सिर को अंगोछे से आहिस्ते से पोंछा और फिर से बिछावन पर लेट गए। तकिया भीग गया, अच्छी ही बात है। जब तक तकिया सूख नहीं जाएगा माथा ठंडा रहेगा। पूरे मोहल्ले में निस्तब्धता छाई हुई थी। एक उल्लू विकट स्वर में चिल्लाता हुआ होटल के पास से उड़ता हुआ चला गया। खिड़की से चांदनी आकर बिस्तर पर रेंग रही है। ना जाने कब रतन बाबू के मन में चिंता अपने आप दूर हो गई और उनकी पलकें छिप गई। रात में सोने में देर होने के कारण रतन बाबू की नींद लगभग 8 बजे टूटी। 9 बजे मनु बाबू आने वाले हैं। आज मंगलवार है। यहाँ से 1 आध मील के फासले पर एक जगह आज हाट लगेगी। कल खाते खाते दोनों ने लगभग एक साथ ही हाट जाने की इच्छा प्रकट की थी। खरीदना तो कोई खास चीज नहीं है, यूं ही घूम फिर आएंगे।
चाय पीते पीते लगभग 9 बज गए। सामने रखी तश्तरी से थोड़ी सी सौंफ उठकर रतन बाबू ने मुंह में डाली और होटल से बाहर आते ही देखा मनीलाल बाबू मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। निकट आते ही मनीलाल बाबू ने पहली बात जो कही वह यह है कि रतन बाबू और उनमें कितना साम्य है। यही बात सोचते सोचते कल रात वे बहुत देर से सोए थे और जब सोकर उठे तो 8:05 हो चुके थे। यूं वे ठीक 6 बजे ही बिस्तर से उठ जाते हैं। रतन बाबू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हाट की तरफ रवाना हो गए। मोहल्ले की कुछ एक छोकरों का जमघट लगा हुआ था। रतन बाबू और मनी बाबू उनके सामने से जाने लगे तो उसमें से एक ने टिटकरी के लहजे में कहा, माणिक मुक्ता की जोड़ी है। रतन बाबू उसकी बात पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गए। 20 मिनटों में वे हाट पहुंच गए। अच्छी खासी हाट लगी है। फल मूल से लेकर साग सब्जी, बर्तन, मिट्टी की हांडी, मुर्गा, बकरी इत्यादि की दुकानें सजी हुई थी। लोगों की भीड़ भी काफी ही थी। उसी भीड़ के बीच में दुकानों पर सरसरी निगाह दौड़ाते हुए रतन बाबू और मनीलाल बाबू आगे बढ़ते गए। वह कौन है? पंचा? ना जाने क्यों रतन बाबू ने उस भीड़ के सामने अपने होटल के नौकर को देखकर अपनी आंखें झुका ली और अपने चेहरे को भीड़ की ओट में छिपा लिया। उस छोकरे को मानिक मुक्ता की जोड़ी बात सुनने के बाद से ही उनके मन में यह धारणा घर कर गई कि उन दोनों को एक साथ देखकर लोग मन ही मन हंसा करते हैं। भीड़ के बीच में गुजरते गुजरते रतन बाबू के मन में अचानक एक विचार आया। उन्हें लगा कि वे जब अकेले थे तो अच्छी हालत में थे। उन्हें मित्र की कतई जरूरत नहीं है और अगर मित्र हो भी तो वह आदमी मणिलाल बाबू जैसा ना हो। वे मणिलाल बाबू से जितनी बार बातचीत करते हैं उतनी ही बार उन्हें लगता है कि वे अपने आप से ही बातचीत कर रहे हैं। सवाल करने से उसका जवाब क्या मिलेगा, यह बात जैसे उन्हें पहले से ही पता है। तर्क करने का कोई अवसर नहीं आता है, विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती। झगड़ा झंझट की तो कोई संभावना ही नहीं है। यह क्या मैत्री के लक्षण है? उनके ऑफिस के कार्तिक राय और मुकुंद चक्रवर्ती में गहरी दोस्ती है, मगर ऐसा होने पर भी वे दोनों क्या बहस बहस नहीं करते? होता तो जरूर है, फिर भी वे मित्र हैं और एक दूसरे के सच्चे मित्र। सारी बातों पर गौर करने के बाद उन्हें बार बार यही महसूस होने लगा कि मणिलाल मजुमदार उनके जीवन में ना आते तो अच्छा रहता। एक जैसे दो आदमी अगर इस दुनिया में हो तो उनका एक दूसरे के निकट आना कोई माने नहीं रखता। सिनी ने कलकत्ता लौट आने के बाद भी मनीलाल बाबू से मुलाकात हो सकती है। यह बात सोचते ही रतन बाबू सिहर उठे। एक दुकान में बांस की लाठी बिक रही थी। रतन बाबू की बहुत दिनों से लाठी खरीदने की इच्छा थी, मगर मणिलाल बाबू को दरदाम करते देखकर जोर जबरन अपनी इच्छा को मन में ही दबा लिया। अंत में देखने में यह आया कि मणि बाबू ने एक के बदले 2 लाठियां खरीदी और उनमें से एक रतन बाबू को उपहार के तौर पर दे दी और देने के समय कहा, यह मामूली लाठी मित्रता के चिन्ह के रूप में लेने से आप नहीं कहेंगे। हाट से लौटने के समय रास्ते में मणिलाल बाबू ने बहुत सारी बातें बताई, अपने बचपन की, अपने माँ बाप की, अपने स्कूल कॉलेज की बात। सुनते समय रतन बाबू को महसूस हो रहा था कि उन्हीं की बातें कोई धड़ल्ले से उन्हें ही सुना रहा है। तीसरे पहर चाय पीकर जब वे दोनों मैदान के बीच की पगडंडी से होकर पुल की ओर जा रहे थे तो रतन बाबू के दिमाग में एक विचार आया। उन्हें अधिक बोलना नहीं पड़ रहा था, इसलिए उनका दिमाग अच्छी तरह काम कर रहा था। दोपहर से ही उन्हें लग रहा था कि इस आदमी को अगर दूर हटा सकूं तो अच्छा रहे, मगर दिमाग में कोई सूझबूझ नहीं आ रही थी। इस क्षण आसमान के काले मेघ पर दृष्टि पड़ते ही रतन बाबू की आंखों के सामने वह उपाय दैदीयमान दृश्य की तरह साकार उठा। आश्चर्य, एक आदमी की हत्या करने की बात सोचकर भी रतन बाबू खुद को दोषी नहीं मान सके। मणिलाल बाबू में यदि कोई विशेषता होती, यहाँ तक कि उनका स्वभाव और चरित्र रतन बाबू से अगर तनिक भी भिन्न होता, तो रतन बाबू उनकी हत्या करने की बात नहीं सोच सकते थे। रतन बाबू को विश्वास हो गया है कि एक ही तरह के 2 आदमियों का एक साथ जिंदा रहना कोई माने नहीं रखता। वे हैं और वे ही रहेंगे, यही काफी है। मणिलाल बाबू जिंदा रहकर भी यदि उनसे दूर रहते, जैसा कि कुछ दिनों पहले तक था, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।
मगर अब इस जान पहचान के बाद ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें दूर हटा देना निहायत जरूरी है। दोनों व्यक्ति ओवरब्रिज पर पहुंच चुके थे। बड़ी ही उमस से मणिलाल बाबू ने कहा, रात में बारिश हो सकती है और इसका मतलब यह है कि कल से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इस बीच रतन बाबू ने अपने घड़ी की ओर एक बार निगाह डाली। 6 बजने में 12 मिनट बाकी हैं। ट्रेन ठीक वक्त पर आती जाती है, अब देर नहीं है। रतन बाबू ने अपनी जड़ता को ढकने के ख्याल से उबासी ली और कहा, अभी 4-5 घंटे तक बारिश होने की संभावना नहीं है। सुपारी खाइएगा? मनीलाल बाबू ने जेब से टीन का एक गोल डिब्बा निकाला और उसके ढक्कन को खोलकर रतन बाबू की तरफ बढ़ाया। रतन बाबू की जेब में भी एक डिब्बे में सुपारी थी। उस डिब्बे को जेब से बिना निकाले और उसकी चर्चा बगैर किए उन्होंने मनीलाल बाबू के डिब्बे से सुपारी का एक टुकड़ा निकालकर मुंह में डाल लिया और ठीक उसी समय सुनाई दी ट्रेन की आवाज। मनीलाल बाबू ने रेलिंग के पास जाकर घड़ी की ओर देखा और कहा, 7 मिनट बिफोर टाइम। पश्चिम की ओर घटा छाए रहने के कारण आज और दिनों के से ज्यादा अंधेरा है, इसलिए हेडलाइट की रोशनी ज्यादा उजली लग रही है। ट्रेन अब भी काफी दूर है, तब हाँ, रोशनी का आयतन जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। एक टक देखा जाए तो आंखों में पानी भरा। क्रिंग क्रिंग। एक आदमी साइकिल पर सवार होकर सड़क से पुल की तरफ जा रहा था। भारी मुसीबत है, यह आदमी यहाँ रुकने वाला है क्या? रतन बाबू की आशंका गलत साबित हुई। वह उन लोगों के बगल से होता हुआ आंधी की तरह साइकिल चलाता हुआ विपरीत दिशा के रास्ते में शाम के अंधेरे में विलीन हो गया। ट्रेन तेज रफ्तार से चली आ रही है। आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली हेडलाइट में फासले का अंदाज लगाना मुश्किल है। अब कुछ ही सेकंडों के दौरान ओवरब्रिज कांपने लगेगा। ट्रेन की आवाज से कान का पर्दा फटा जा रहा है। मनीलाल बाबू रेलिंग पकड़कर ट्रेन की ओर देख रहे हैं। एक बार बिजली चमकी और उसके साथ ही रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से मनीलाल बाबू की पीठ पर एक धक्का लगाया। मनीलाल बाबू की देह 2 हाथ ऊंची लकड़ी की रेलिंग के ऊपर से होती हुई सीधे रेल की पटरियों की तरफ चली गई। ठीक उसी क्षण रतन बाबू को महसूस हुआ कि ओवरब्रिज थर थर कांप रहा है। आज रतन बाबू ने ट्रेन जाने के दृश्य को देखने का इंतजार नहीं किया। लकड़ी की ब्रिज की तरह ही उन्होंने अंदर की एक थरथराहट शुरू हो गई थी। पश्चिम की घटा बहुत आगे चली गई और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। रतन बाबू ने शॉल की भली भांति लपेट लिया और होटल की ओर चल पड़े। बारिश के पहले झोंके को नजरअंदाज करने की विफल चेष्टा में रतन बाबू ने बाकी रास्ते को दौड़ते दौड़ते तय किया और हाँफते हुए होटल पहुंचे। अंदर आते ही उन्हें शक हुआ, वे कहाँ आ गए? महामाया होटल के सामने तो ऐसा मकान नहीं था। इस तरह की मेज, इस तरह की कुर्सियों की सजावट, दीवार पर इस तरह की तस्वीर। इधर उधर देखने के बाद अचानक उनकी निगाह लकड़ी के एक बोर्ड पर गई। बाप रे, उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वे तो कालिका होटल के अंदर आ गए। यहाँ ही मनीलाल बाबू टिके हुए थे, है ना? बारिश ने उन्हें भिगो दिया क्या? किसी आदमी ने उनसे कुछ पूछा। रतन बाबू ने मुड़कर देखा। एक आदमी जिसके बाल घुंघराले हैं, देह पर हरे रंग की शॉल, लगता है इसी होटल का रहने वाला है। वह उनकी और मुंह किए चाय की प्याली लिए बैठा हुआ है। रतन बाबू के चेहरे पर नजर पड़ने के बाद उसने तनिक घबराहट के साथ कहा, सॉरी, गलती हो गई। आप पर अचानक नजर पड़ी तो लगा मनीलाल बाबू हैं। इस सवाल से उनके मन में यह संदेह पैदा हुआ कि उन्होंने जो हत्या की है वह हर दृष्टि से सोच समझकर और पूरी सावधानी बरतकर की या नहीं। वे दोनों एक साथ निकले थे। बहुतों ने हो सकता है देखा हो, मगर देखता ही क्या, ध्यान से देखना है। जिन्होंने देखा होगा उन्हें क्या यह बात याद होगी? और अगर याद भी हो तो क्या उन पर संदेह करेंगे? हाट से निकलने के बाद जब वे खुले रास्ते आए थे तो उन्हें किसी ने नहीं देखा था। यह बात रतन बाबू भली भांति जानते थे। और उस ओवरब्रिज पर पहुंचने के बाद, ओ हाँ, उस साइकिल वाले ने उन्हें निश्चय ही देखा होगा। मगर तब गहरा अंधेरा उतर आया था। उस तरह तेजी से साइकिल चलाते हुए उस आदमी ने उनका के चेहरा क्या पहचान लिया होगा और पहचान करके याद रखेगा? असंभव। रतन बाबू ने इस पर जितना सोच विचारा वे उतनी ही निश्चिंतता की ओर जाने लगे। मनीलाल बाबू की लाश अवश्य ही बरामद होगी, परंतु उसके फलस्वरूप
रतन बाबू पर संदेह होगा, मामले पर विचार किया जाएगा, उन्हें खूनी मानकर फांसी की सजा दी जाएगी। इन बातों पर रतन बाबू को कतई विश्वास नहीं हुआ। बाहर बारिश होते देखकर रतन बाबू ने कालिका होटल में बैठकर एक प्याली चाय पी। 7:30 बजे बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। रतन बाबू सीधे महामाया चले गए। किस तरह गलती से वे दूसरे होटल में चले गए, इस पर सोचते ही उन्हें अपने आप में हंसी आने लगी। रात में पेट भर खाना खाकर रतन बाबू बिस्तर पर लेट गए और देश पत्रिका खोलकर ऑस्ट्रेलिया की जंगली जाति के बारे में एक लेख पढ़ा। उसके बाद बत्ती बुझाकर इत्मीनान के साथ आंखें बंद कर ली। अब फिर वे अकेले और अद्वितीय हो गए। उनका कोई साथी नहीं था और इसकी कोई उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। वे इतने दिनों से जिस तरह जीवन जी रहे थे उसी तरह जीवन जिएंगे। इससे बढ़कर आराम और क्या हो सकता है। बाहर फिर से पानी बरसने लगा। उसके साथ बिजली की चमक और मेघ की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, मगर इसमें उनका कुछ नहीं आता जाता, क्योंकि रतन बाबू की नाक बजने लगी थी। दूसरे दिन जब वे चाय पी रहे थे तो पंचा ने पूछा, यह लाठी कल बाजार से खरीदी थी क्या बाबू? रतन बाबू ने कहा, हाँ। कीमत कितनी है? रतन बाबू ने उसका दाम बताया। उसके बाद अपनी आवाज को यथासंभव स्वाभाविक बनाकर कहा, तुम हाट गए थे? पंचा ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबू, आपको भी तो दिखा था, आपकी नजर मुझ पर पड़ी नहीं थी? नहीं। उसके बाद पंचा से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। चाय पीकर वे होटल से बाहर निकले और पैदल चलते हुए कालिका होटल के पास आए। कल का वही घुंघराले वालों वाला आदमी कुछ बंगालियों के साथ दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। मनीलाल बाबू का नाम और सुसाइड शब्द रतन बाबू को सुनाई पड़ा। अच्छी तरह सुनने के बाद वे थोड़ा और आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, एक सवाल भी किया, किसने आत्महत्या कर ली साहब? कल के भले आदमी ने कहा, कल आपको देखकर जिस आदमी का मैंने अनुमान लगाया था उन्होंने। आत्महत्या? सुसाइड? लगता तो यही है। रेलगाड़ी की पटरी पर पास लाश मिली है। एक ओवरब्रिज है ठीक उसी के नीचे। लगता है ऊपर से छलांग मारकर कूद पड़े हैं। थे भी वो अजीब किस्म के, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। हम उन पर टिक्का टिप्पणी भी किया करते थे। डेड बॉडी कहाँ है? पुलिस के जिम्मे। हवा पानी बदलने के ख्याल से आए थे। यहाँ उनका परिचित कोई नहीं था। कलकत्ता से आए थे, इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। रतन बाबू ने सहानुभूति की मुद्रा में 2 बार सिर हिलाकर अच्छा अच्छा आवाज की और उसके बाद फिर से चहलकदमी करना शुरू कर दिया। सुसाइड, फिर हत्या की बात किसी के दिमाग में नहीं आई है? उनकी तकदीर इतनी अच्छी है, फिर हत्या करना तो बड़ा ही आसान काम है। लोग इससे पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। रतन बाबू अपने आप को हल्कापन महसूस करने लगे। 2 दिनों के बाद वे आज फिर अकेले घूमने के लिए बाहर जा सकेंगे, यह बात सोचकर उन्हें खुशी हुई। गत काल मणिलाल बाबू को धक्का देने के वक्त संभवतः रतन बाबू का एक बटन टूटकर गिर गया था। दर्जी की दुकान पर जाकर उन्होंने उसे टकवा लिया। उसके बाद मनिहारी की दुकान पर जाकर नीम का टूथपेस्ट खरीदा। नहीं खरीदते तो कल सुबह दांत साफ नहीं कर पाते। अभी जो टूथपेस्ट उनके पास है, दबते दबते वह चपटा होकर आखिरी हालात में पहुंच चुका है। दुकान से निकलकर कुछ दूर जाते ही उन्हें एक मकान में कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ी। रतन बाबू थोड़ी देर तक रुककर कीर्तन सुनते रहे। उसके बाद शहर की बाहर की एक नई सड़क को पकड़कर एक आध मील का चक्कर काटते रहे। उसके बाद 11 बजे होटल लौटकर नहाया धोया, खाना खाया। खाना खाने के बाद दिव्या निद्रा उपभोग करने की कोशिश करने लगे। और दिनों की तरह 3 बजे उनकी आंखें खुली और खुलते ही रतन बाबू को लगा उनका मन चाह रहा है कि आज शाम एक बार फिर ओवरब्रिज की ओर घूमने जाएं। कल स्वाभाविक कारणवश ही वे ट्रेन के दृश्य का उपभोग नहीं कर सके। आकाश की बदली छटी नहीं थी, मगर उसमें हर्ज ही क्या है। आज बारिश की कोई संभावना नहीं। आज वे ट्रेन को आने से जाने के क्षण तक आराम से देखते रहेंगे। 5 बजे चाय पीकर रतन बाबू नीचे आए। सामने ही मैनेजर शंभू बाबू ने बैठे हुए मिले। रतन बाबू पर नजर पड़ते ही वे बोले, कल जिस आदमी की मृत्यु हुई है उससे क्या आप परिचित थे? शुरू में बिना कुछ बोले रतन बाबू ने अवाक होने का अभिनय कर शंभू बाबू की ओर देखा। उसके बाद बोले, क्यों, क्या बात है? नहीं, वो यानी पंचा ने बताया कि हाट में उसने आप दोनों को एक साथ देखा था।
रतन बाबू ने तनिक मुस्कुराकर शांतिपूर्वक कहा, यहाँ मुझे किसी से जान पहचान नहीं हुई है। हाट में अलबत्ता 2-4 आदमियों से बातचीत हुई थी, पर किस आदमी की मृत्यु हुई है यह बात मुझे नहीं मालूम। ओ, शंभू बाबू हंस पड़े। बड़ा ही दिलचस्प आदमी था, आप ही की तरह हवा पानी बदलने के ख्याल से यहाँ आया था। कालिका होटल में ठहरा हुआ था। ओ, यह बात है। इसके बाद बिना कुछ बोले रतन बाबू बाहर निकल गए। लगभग 2 मील का रास्ता तय करना था। अब देर करने से ट्रेन देख नहीं पाएंगे। रास्ते में किसी ने उन पर संदिग्ध दृष्टि नहीं डाली। कल जिन छोकरों का झमघट लगा था, आज उनमें से कोई वहां नहीं था। मणिक मुक्ता की जोड़ी। यह बात रतन बाबू को अच्छी नहीं लगी। वे छोकरे कहाँ चले गए? रतन बाबू को ढोलक की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मोहल्ले में पूजा हो रही है। छोकरे अवश्य ही वहीं गए होंगे। रतन बाबू इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते गए। खुले मैदान के बीच के रास्ते पर आज वे अकेले ही हैं। मणिलाल बाबू से जान पहचान होने के पहले वे इत्मीनान से रहते थे, लेकिन आज वे जितना हल्कापन महसूस कर रहे हैं, इसके पहले कभी इतना हल्कापन उन्होंने महसूस नहीं किया था। वही तो बबूल का पेड़ दिख रहा है। उसको पार करने के बाद कुछ मिनटों तक चहलकदमी करनी पड़ेगी, तब ओवरब्रिज मिलेगा। आसमान में चारों तरफ घटा छाई है। हाँ, गठा का रंग गहरा काला नहीं बल्कि सलेटी है। हवा नहीं है, इसलिए तमाम बादल एक ही जगह स्थिर होकर खड़े हैं। ओवरब्रिज पर नजर पड़ते ही रतन बाबू का मन आनंद से नाच उठा। ये लंबे डग भरने लगे। कहा नहीं जा सकता, ट्रेन कहीं कल की तरह पहले ना आ जाए। सिर के ऊपर से बगुलों का एक झुंड उड़कर चला गया। पता नहीं विदेशी बगुले हैं या इस देश के। पुल पर खड़े होने के बाद रतन बाबू को शाम की निस्तब्धता का भरपूर एहसास हुआ। खूब सावधानी से एकाग्रता के साथ सुनने पर ही ढोल की क्षीण आवाज सुनाई पड़ी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं। रतन बाबू ने रेलिंग के पास जाकर खड़े हो गए। दूर सिग्नल दिखाई पड़ रहा था और उससे भी दूर स्टेशन। रेलिंग के निचले हिस्से में लकड़ी की दरार में कोई चीज चमक रही है। रतन बाबू ने झुककर उस चीज को उठाया। वह एक गोल टीन का डब्बा है। उसके अंदर इलायची और सुपारी है। रतन बाबू ने तनिक मुस्कुराकर उसे पुल के नीचे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। उससे आवाज हुई, पता नहीं सुपारी का वह डिब्बा वहां कितने दिनों तक पड़ा रहेगा। अरे, यह किस चीज की रोशनी है? ट्रेन आ रही है किंतु अभी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, मगर रोशनी आगे बढ़ती हुई आ रही है। रतन बाबू अवाक होकर रोशनी देखने लगे। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और उनके कंधे से शॉल नीचे गिर पड़ी। रतन बाबू से फिर से बदन पे लपेट लेते हैं। अब आवाज सुनाई पड़ रही है, उसके साथ साथ मेघ की गड़गड़ाहट भी। अचानक रतन बाबू को लगता है कोई उनके पीछे आकर खड़ा हो गया है। अभी ट्रेन की ओर से आंखें हटाना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने एक बार अपने इर्द गिर्द निगाह डाली। कहीं कोई नहीं। कल की तुलना में आज अंधेरा कम है, इसलिए देखने में कोई असुविधा नहीं हो रही। तेज रफ्तार से आती हुई उस विशाल ट्रेन और रतन बाबू के अलावा एक आध मील के दायरे में संभवतः और कोई नहीं था। अभी ट्रेन 100 गज के बीच ही होगी। रतन बाबू रेलिंग की तरफ थोड़ा और बढ़ गए। पहले के जमाने की स्टील इंजन होती तो इतना आगे बढ़ना निरापद नहीं था। आंख मुंह में कोयले का धुआं भर जाने की संभावना थी। यह डीजल ट्रेन है, इसलिए इससे धुआं नहीं निकलता, बस छाती को कपाने वाली गुरु गंभीर आवाज और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला हेडलाइट। अब ट्रेन ब्रिज के नीचे आ चुकी। रतन बाबू कोहनियों के बल के से सामने की तरफ झुक गए और ठीक उसी क्षण पीछे से 2 हाथों ने उनको पीछे की ओर जोरों से ढकेल दिया। रतन बाबू उस धक्के को संभाल नहीं सके, क्योंकि रेलिंग सिर्फ 2 हाथ ऊंची थी। मेल ट्रेन आवाज करती ब्रिज को कपाती पश्चिम की तरफ, जहां के आकाश की रक्तिम रंग बैगनी हो चुका था, चली गई। रतन बाबू अब ब्रिज पर नहीं है। तब हाँ, उनकी निशानी के तौर पर एक चीज अब भी रेलिंग की लकड़ी की एक दरार में अटकी हुई है, और वह है सुपारी और इलायची से भरा हुआ एल्युमिनियम का एक डब्बा। तो यह थी रतन बाबू और वह आदमी